नमस्कार। आज हम एक बेहद खास रात के बारे में बात करने जा रहे हैं, शरद पूर्णिमा जी। इसे कोजागिरी पूर्णिमा और रास पूर्णिमा जैसे नामों से भी जाना जाता है। हमारे पास कुछ दिलचस्प स्रोत हैं जो इस पर्व से जुड़ी मान्यताओं, इसकी कहानियों और इसके गहरे अर्थों पर रोशनी डालते हैं। हाँ। तो आज का हमारा मकसद है इन स्रोतों के जरिए ये समझना कि इस एक रात में इतनी सारी बातें क्यों जुड़ी हैं। मतलब क्यों कहा जाता है कि इस रात चांद से अमृत बरसता है, देवी लक्ष्मी क्यों रात में घूमती हैं, और ये जो कहानियां हैं वो हमें क्या सिखाती हैं। चलिए इस पूर्णिमा की परतें खोलते हैं। हाँ, ये वाकई एक बहुआयामी पर्व है। सिर्फ कोई धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं, बल्कि इसमें आप देखें तो स्वास्थ्य, समृद्धि और लोक कथाओं का एक अद्भुत संगम है। अच्छा। हमारे स्रोत भी इसी तरफ इशारा करते हैं। चंद्रमा की भूमिका, लक्ष्मी जी का महत्व और व्रत कथाओं से मिलने वाली सीख। तो हाँ, एक एक करके इन पहलुओं को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो स्रोतों में ये बात साफ है कि यह आश्विन महीने की पूर्णिमा है, और सबसे खास बात ये बताई गई है कि इस दिन चंद्रमा अपनी पूरी 16 कलाओं से युक्त होता है। 16 कलाएं। इसका क्या मतलब समझा जाए? क्या ये सिर्फ खूबसूरती की बात है या कुछ और? ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। बिल्कुल, 16 कलाएं सिर्फ चंद्रमा के पूरे आकार या चमक तक ही सीमित नहीं है। पारंपरिक भारतीय दर्शन में इसे चंद्रमा की पूर्ण क्षमता, उसकी दिव्यता और उसके प्रभाव का प्रतीक माना जाता है। अच्छा। माना जाता है कि इस रात चंद्रमा अपनी समस्त सकारात्मक ऊर्जाओं के साथ पृथ्वी के सबसे करीब होता है, और इसी पूर्णता से जुड़ी है वो अमृत वर्षा वाली मान्यता। अच्छा, तो ये 16 कलाएं चंद्रमा की शक्ति का प्रतीक हैं, और इसी शक्ति से अमृत बरसता है। स्रोतों में वो खीर वाली बात भी है कि रात भर चांदनी में रखी खीर अमृत समान हो जाती है, रोगों को दूर करती है। क्या ये सिर्फ आस्था है या इसके पीछे कोई और तर्क भी हो सकता है? देखिए, प्राचीन मान्यताओं में ना प्रकृति के तत्वों को सीधे स्वास्थ्य से जोड़ा जाता था। शरद ऋतु में मौसम बदल रहा होता है, दिन में हल्की गर्मी और रात में थोड़ी ठंडक। हाँ। ऐसे में माना जाता था कि इस विशेष पूर्णिमा की जो शीतल चांदनी है उसमें औषधीय गुण होते हैं। खीर, जिसमें दूध, चावल, चीनी जैसे तत्व होते हैं, जब रात भर इन किरणों के संपर्क में रहती है तो वो इन गुणों को सोख लेती है, ऐसा मानते थे। अच्छा। ये शरीर को शीतलता और पोषण देने वाली मानी जाती थी। इसे एक तरह का, क्या कहें, पारंपरिक हेल्थ सप्लीमेंट कह सकते हैं हम। दिलचस्प है कि कैसे प्रकृति, खगोल विज्ञान और स्वास्थ्य को एक साथ पिरोया गया है। स्रोतों में चंद्रमा को अर्घ्य देने का भी जिक्र है। अर्घ्य यानी जल चढ़ाना। हाँ, है ना जी। कहा गया है कि इससे मानसिक शांति मिलती है और ग्रहों की पीड़ा भी दूर होती है। बिल्कुल, अर्घ्य देना एक श्रद्धापूर्ण क्रिया है, मतलब जल के माध्यम से चंद्रमा के प्रति सम्मान व्यक्त करना। ज्योतिषीय मान्यताओं में चंद्रमा को मन का कारक माना गया है। हाँ, सुना है। इसलिए ये विश्वास है कि पूर्णिमा के चंद्रमा को जब वो अपनी पूरी शक्ति में है, अर्घ्य देने से मानसिक स्थिरता बढ़ती है, भावनात्मक संतुलन आता है, और अगर कुंडली में चंद्रमा से संबंधित कोई दोष है तो उसका प्रभाव कम होता है। ये मानसिक स्वास्थ्य और ज्योतिषीय उपायों का मेल है एक तरह से। और फिर आता है इसका दूसरा प्रसिद्ध नाम, कोजागिरी पूर्णिमा। स्रोत बताते हैं कि ऐसी मान्यता है कि इस रात धन की देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं और पूछती हैं, को जागती? हाँ, यानी कौन जाग रहा है। हाँ, और यहीं से इस रात के जागरण का महत्व स्थापित होता है। को जागती सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक तरह का आह्वान है। मान्यता है कि जो लोग इस रात सोते नहीं हैं, बल्कि जागकर भजन कीर्तन करते हैं, कथा सुनते हैं या किसी भी रूप में ईश्वर का स्मरण करते हैं, देवी लक्ष्मी उन पर प्रसन्न होती हैं और अपनी कृपा बरसाती हैं। ये सतर्कता, भक्ति और समृद्धि की इच्छा को जोड़ता है। तो मतलब जागने का अर्थ सिर्फ शारीरिक रूप से जागा रहना नहीं है। हाँ, शायद इसका गहरा अर्थ आध्यात्मिक रूप से सचेत रहना भी है। अवसरों के प्रति, अपनी जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक रहना। ये जागते रहने वाली बात काफी गहरी है। चलिए अब उन कहानियों पर आते हैं जो स्रोतों में दी गई हैं और जो इस पर्व के महत्व को और स्पष्ट करती हैं। पहली कहानी एक साहूकार की 2 बेटियों की है। जी, कहानी कुछ यूं है कि दोनों बेटियां पूर्णिमा का व्रत रखती थीं।
पर छोटी बहन हमेशा व्रत अधूरा छोड़ देती थी। अच्छा। और इसका परिणाम, जैसा कि अक्सर लोक कथाओं में होता है, अच्छा नहीं था। स्रोतों के अनुसार छोटी बहन की जो भी संतान होती वो जन्म लेते ही मर जाती। ओह। जब उसने पंडितों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि उसके अधूरे व्रत के कारण ही ऐसा हो रहा है। कर्म फल। पंडितों ने उसे सलाह दी कि वो अगली बार पूरी श्रद्धा और विधि विधान से व्रत करे। उसने ऐसा किया भी, उसे पुत्र भी हुआ, लेकिन दुर्भाग्यवश वो भी कुछ ही दिनों में मर गया। यहाँ कहानी एक नैतिक दुविधा या कहें कि कर्म के अटल सिद्धांत को दर्शाती है। हाँ, मतलब नियम पालन कितना जरूरी माना गया है। अब कहानी में एक बहुत ही मार्मिक और कह सकते हैं नाटकीय मोड़ आता है। दुखी होकर छोटी बहन ने बच्चे के शव को एक पेड़े पर लिटाकर ऊपर से कपड़ा डाल दिया। फिर उसने अपनी बड़ी बहन को बुलाया और बैठने के लिए वही पीड़ा आगे कर दिया, ये बताए बिना कि उस पर क्या है। जैसे ही बड़ी बहन बैठने के लिए झुकी और उसके कपड़ों का स्पर्श उस शव से हुआ, बच्चा चमत्कारिक रूप से रोने लगा। वो जीवित उठा। अरे! ये देखकर छोटी बहन चकित और भावुक हो गई। स्रोत बताते हैं कि उसने कहा, दीदी, ये तो तुम्हारे भाग्य और पुण्य का प्रताप है कि मेरा बच्चा फिर से जी उठा। कहा जाता है कि इस घटना के बाद पूरे नगर में शरद पूर्णिमा व्रत की महिमा और बढ़ गई। इस कहानी में कई परतें हैं, जैसा आपने कहा। पहली और सबसे स्पष्ट है कर्म फल का सिद्धांत, अधूरे या लापरवाही से किए गए धार्मिक कार्य का नकारात्मक परिणाम। हाँ। दूसरा, नियम और निष्ठा का महत्व, व्रत को पूरे विधि विधान से करने पर जोर। लेकिन सबसे दिलचस्प है तीसरा पहलू, पुण्य का प्रभाव। सही। बड़ी बहन के संचित पुण्य, उसकी श्रद्धा, अनजाने में ही सही, एक जीवन बचाने का माध्यम बन गए। ये दिखाता है कि कैसे व्यक्तिगत धार्मिकता का असर दूसरों पर भी पड़ सकता है और समाज में पूर्ण निष्ठा को कितना मूल्यवान माना जाता था। ये एक तरह से समुदाय में अच्छे कर्मों के महत्व को भी रेखांकित करता है। सही कहा। ये कहानी नियम पालन और उसके परिणामों पर बहुत जोर देती है, लेकिन स्रोतों में एक और कहानी भी है जो थोड़ी अलग है। ये मगध देश के गरीब ब्राह्मण वलिद की कहानी है। अच्छा। उसकी पत्नी गरीबी से इतनी परेशान थी कि वो उसे गलत काम जैसे चोरी वगैरह करने के लिए उकसाती थी। ओह, ये तो मुश्किल स्थिति थी। हाँ, कहानी आगे बढ़ती है कि एक दिन श्राद्ध का मौका था। ब्राह्मण की पत्नी ने गुस्से में आकर पितरों के लिए बनाए गए भोजन के पिंड, वो जो आटे या चावल के गोले होते हैं ना, जी जी, उन्हें उठाकर फेंक दिया। इस अनादर से ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ और घर छोड़कर जंगल की ओर चला गया। ये तो बहुत दुखद बात हुई। जंगल में भटकते हुए उसे कुछ नाग कन्याएं मिली। उन्होंने ब्राह्मण को उदास देखा तो उससे कारण पूछा। जब ब्राह्मण ने अपनी गरीबी और पत्नी के व्यवहार की दुख भरी कहानी सुनाई तो नाग कन्याओं ने उसे सांत्वना दी। अच्छा। उन्होंने उसे बताया कि आज की रात शरद पूर्णिमा यानी कोजागिरी पूर्णिमा है। उन्होंने सलाह दी कि अगर वो रात भर जागकर व्रत रखे और माता लक्ष्मी का पूजन करे तो देवी अवश्य प्रसन्न होंगी और उसके सारे दुख दूर हो जाएंगे। यानी एक उम्मीद की किरण दिखाई उन्होंने। बिल्कुल। ब्राह्मण के पास खोने को कुछ था नहीं और शायद नाग कन्याओं की बातों में उसे एक उम्मीद दिखी। उसने उनकी सलाह मानी। पूरी रात जागकर पूरी श्रद्धा के साथ उसने माता लक्ष्मी की आराधना की। और फिर स्रोतों के अनुसार उसकी सच्ची भक्ति देखकर माता लक्ष्मी प्रकट हुई और उसे अपार धन संपत्ति का वरदान दिया। वाह। जब वो ब्राह्मण धन धान्य से संपन्न होकर अपने घर वापस लौटा तो उसकी पत्नी ये सब देखकर हैरान रह गई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। पति की भक्ति का प्रभाव देखकर उसकी सोच बदल गई और वो भी सही रास्ते पर चलने लगी। ये कथा पहली कहानी के पूरक जैसी है ना? जहाँ पहली कहानी नियम तोड़ने के दंड पर केंद्रित थी, वहीं ये कहानी श्रद्धा पूर्वक नियम पालन के पुरस्कार पर जोर देती है। हाँ, ये बात तो है। यहाँ नाग कन्याएं एक तरह से दैवीय मार्गदर्शन का प्रतीक है, जो सही राह दिखाती हैं। ये कथा बताती है कि सच्ची भक्ति और सही मार्गदर्शन न केवल भौतिक समृद्धि ला सकते हैं, जैसे ब्राह्मण का अमीर होना, बल्कि चारित्रिक और मानसिक परिवर्तन भी ला सकते हैं, जैसे उसकी पत्नी का सुधर लाना। सही। ये आशा और उद्धार की कहानी है, जो दिखाती है कि विपरीत परिस्थितियों में भी आस्था रखने से बदलाव संभव है। तो अगर हम इन दोनों कहानियों को देखें, देवी लक्ष्मी के रात में घूमने और कौन जाग रहा है पूछने वाली मान्यता, चंद्रमा के अमृत किरणों वाली बात और खीर खाने की परंपरा, इन सबको एक साथ देखें तो शरद पूर्णिमा का सार क्या निकलता है।
इन सब का मिलाजुला संदेश क्या है? इसका महत्व वाकई कई स्तरों पर है। जैसा हमने शुरू में कहा था, एक स्तर पर ये सीधे सीधे देवी लक्ष्मी से जुड़ा पर्व है। धन, धान्य, सौभाग्य और कृपा प्राप्ति का अवसर। इसके लिए साधन क्या है? जागरण, भक्ति और श्रद्धा। ये विश्वास कि जो भक्त इस रात सचेत और समर्पित रहते हैं, देवी उन पर प्रसन्न होती है। जागरण यहाँ सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक जागरूकता का भी प्रतीक बन जाता है। अपने कर्तव्यों, अपने लक्ष्यों के प्रति सजग रहना। अच्छा। दूसरे स्तर पर यह प्रकृति और स्वास्थ्य से जुड़ा है। चंद्रमा की 16 कलाएं, उसकी शीतल किरणें और उनमें औषधीय गुणों की मान्यता। खीर को चांदनी में रखना इसी विश्वास का प्रतीक है कि प्रकृति हमें पोषण और आरोग्य दे सकती है अगर हम उसके साथ सही तालमेल बिठाएं। हाँ। ये पारंपरिक ज्ञान का एक उदाहरण है कि कैसे खगोलीय घटनाओं को मानवीय कल्याण से जोड़ा गया। स्रोतों में चंद्रमा की किरणों में औषधीय तत्वों का जो जिक्र है, क्या इसे आज के वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखा जा सकता है या ये पूरी तरह पारंपरिक विश्वास का मामला है? देखिए, सीधे तौर पर चंद्रमा की किरणों में अमृत या विशिष्ट औषधीय तत्व साबित करना आधुनिक विज्ञान के दायरे में शायद मुश्किल हो, लेकिन हम इसे प्राचीन समाजों के अवलोकन और अनुभव पर आधारित ज्ञान मान सकते हैं। ठीक है। रात की शीतलता, पूर्णिमा का मनोवैज्ञानिक प्रभाव, चंद्रमा का मन पर असर ज्योतिष में माना जाता है, और शरद ऋतु की विशेष आबोहवा, इन सब का मिला-जुला असर स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। खीर स्वयं एक पौष्टिक आहार है, तो इसे हम पारंपरिक स्वास्थ्य प्रथाओं और लोक मान्यताओं के समन्वय के रूप में देख सकते हैं, जिसका उद्देश्य शारीरिक और मानसिक कल्याण था। तो कुल मिलाकर शरद पूर्णिमा सिर्फ एक रात का त्योहार नहीं बल्कि कई गहरे संदेशों को समेटे हुए है। निश्चित रूप से ये पर्व हमें सिखाता है कि जीवन में सफलता और सुख के लिए कई चीजें जरूरी हैं। कर्म, नियम पालन, भक्ति, श्रद्धा और विश्वास, प्रकृति के साथ संतुलन, स्वास्थ्य और जागरूकता। जागरण। कहानियों के माध्यम से ये संदेश दिया गया है कि नेक नियत और सच्ची कोशिश का फल जरूर मिलता है। जैसा कि स्रोत के अंत में भी इशारा किया गया है, माता लक्ष्मी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों को निराश नहीं करती। ये कर्म, कृपा और चेतना का पर्व है। तो आज हमने शरद पूर्णिमा से जुड़े विभिन्न स्रोतों की गहराई में जाकर देखा कि कैसे ये पर्व चंद्रमा की खास स्थिति, स्वास्थ्य से जुड़ी पारंपरिक मान्यताओं, कर्म और भक्ति का संदेश देती शिक्षाप्रद कहानियों और देवी लक्ष्मी की कृपा पाने की आशाओं का एक अनूठा संगम है। जी। श्रद्धा, नियम का पालन और जागरण, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक, इसके मूल में दिखाई देते हैं। इस पूरी बातचीत से एक विचार मन में कौंध रहा है, जिस पर शायद श्रोता भी सोचना चाहें। श्रोत बार बार जागते रहने पर देवी लक्ष्मी के प्रश्न को जागती पर जोर देते हैं। आज के इस भागदौड़ भरे जीवन में, जहां हम शायद रात भर भौतिक रूप से न जाग सके, क्या इस जागृत रहने का कोई और गहरा मतलब हो सकता है? सोचने वाली बात है। क्या ये अपनी आंतरिक चेतना के प्रति जागृत रहने का आह्वान है, अपने आसपास मौजूद अवसरों को पहचानने और उनका लाभ उठाने की तत्परता, या शायद अन्याय, आलस्य और अज्ञान के अंधकार के प्रति सजग रहने का प्रतीक? को जागती, कौन जाग रहा है? ये सवाल शायद आज भी उतना ही प्रासंगिक है, बस इसके मायने थोड़े बदल गए हों। वाकई ये सोचने वाली बात है। परंपराएं हमें सिर्फ रीति रिवाज नहीं देती, बल्कि कई बार ऐसे गहरे सवाल भी छोड़ जाती हैं जिन पर मनन करना जरूरी है। शरद पूर्णिमा की ये चर्चा शायद इसी आत्ममंथन का एक अवसर बने। तो इस प्रकार शरद पूर्णिमा की ये पावन कथा हमें सिखाती है कि श्रद्धा, विश्वास और भक्ति से किया गया प्रत्येक व्रत अवश्य फल देता है। इस रात चंद्रमा अपनी 16 कलाओं के साथ पृथ्वी पर अमृत बरसाता है। माँ लक्ष्मी की कृपा और चंद्रमा की शीतलता से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का संचार होता है। आज की रात खीर को चांदनी में रखकर माता लक्ष्मी और चंद्रदेव का ध्यान करें और अपने जीवन में दिव्यता का स्वागत करें। अगर आपको ये अन्वेषण पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल कथा सागर कहानियों का समुद्र को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप जुड़ें हमारी अगली कहानी के साथ। सुनते रहें, सीखते रहें और हमेशा अपनी कहानी को आगे बढ़ाते रहें। आपको और आपके परिवार को शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं।